ऑनलाईन वाले स्क्रीन विजिबल झाली का रे? ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आलं का बघा? ऑनलाईन वाले बोला पटकन बाळांनो. ग्रुपवरती एक मेसेज करा, स्क्रीन विजिबल झाली, ऐकूयाला लागलं का? चलो ठीक है. तो कल हमने देखा हाउ टू यूज डेव सीपीपी. ओके, ट्राई करके देखा, अपनी मशीन पे ट्राई करके देखना है. ऑनलाईन वाले मशीनवर आपले ट्राय करून बघितलं का? पहा, हमने देखा था हाउ टू यूज डेव सीपीपी. ओके, पहले हमें इसको इंस्टॉल करना था. बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आगे चलते हैं. पहले इंस्टॉल करना था. इंस्टॉल वाली प्रोसेस बहुत सिंपल है, कल का लेक्चर अवेलेबल है, वो सुन लेना. इंस्टॉल करने के बाद हमें न्यू इंडिपेंडेंट सोर्स फाइल ओपन करनी थी. राइट, ओपन न्यू सोर्स फाइल. ओके, यूजिंग Ctrl+N. ओके, तो न्यू सोर्स फाइल हमें चाहिए. डू नॉट ओपन न्यू प्रोजेक्ट. डू नॉट ओपन न्यू प्रोजेक्ट. ओके, ठीक है. अब ये ओपन न्यू फाइल, न्यू सोर्स फाइल कैसे हमें ओपन करनी थी, क्या क्या पाथ हमने देखा था कल. सबसे पहले किधर जाना है? न्यू मेन्यू में. न्यू मेन्यू के अंदर क्या था? सोर्स फाइल. ओके, फाइल मेन्यू के अंदर न्यू ऑप्शन था. न्यू के अंदर कौन था? सोर्स फाइल. यस, और आपकी सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी. सोर्स फाइल ओपन हो जाने के बाद हमें उसमें अपना कोड लिखना था. राइट, क्या कोड लिखना था हमें उसमें? तो कोड हमने कल लिखा था, देखो. पहला लाइन था #include stdio.h. दूसरा लाइन था int main. ओके, फिर int main के बाद ये ओपनिंग करली ब्रैकेट है. ओपनिंग करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था? एक प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट था. प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड में सेमीकोलन. और प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड के बाद आखिरी स्टेटमेंट क्या था? रिटर्न, स्पेस चाहिए बीच में, एंड देन 0 और सेमीकोलन. और ये इंट मीन जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया. तो अपना प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हो चुका. प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप थी सेव यूर प्रोग्राम यूजिंग Ctrl+S. जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सेव करने जाओगे तो वो आपसे फोल्डर चूज करने के लिए कहेगा और फाइल का नाम देने के लिए कहेगा. जब सेकंड टाइम सेव करने जाओगे बस Ctrl+S प्रेस करके प्रोग्राम सेव हो जाएगा. समझ रहे हो? ठीक है. फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो क्या क्या होगा? फोल्डर चूज करने के लिए कहेगा, साथ में फाइल का नाम देने के लिए भी कहेगा. और फाइल नेम जब दोगे तब आपको एंड में क्या मेंशन करना है? .c एक्सटेंशन. ऑनलाइन वाले करते बघा, .c एक्सटेंशन होना चाहिए. तो मान लो अपना प्रोग्राम का नाम हमने डिसाइड किया प्रोग्राम 1, तो एंड में होगा .c और फिर सेव कर लो इसको. जब सेकंड टाइम प्रोग्राम सेव करने जाओगे तो सिंपली Ctrl+S से वो सेव हो जाएगा. फिर वहां फोल्डर चूज नहीं करना है, फाइल नेम भी नहीं देना है. ओके, और बार बार भी फोल्डर चूज करने की जरूरत नहीं होती. एक बार आपने चूज कर लिया, बाय डिफॉल्ट हमेशा आगे वही फोल्डर आपको दिखाता रहेगा जब तक आप एक्सप्लिसिटली उसे
चेंज नहीं करते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम हमें सेव कर देना है। आफ्टर सेविंग यूर प्रोग्राम, फोर्थ स्टेप इज कंपाइल यूर प्रोग्राम यूजिंग व्हाट वाज द शॉर्टकट F9, ओके, और यू कैन गो विथ एग्जीक्यूट मेन्यू, और एग्जीक्यूट मेन्यू में कंपाइल वाला ऑप्शन आपको चूज कर देना है। ओके, अब कंपाइल करने के बाद आपको दो मैसेजेस मिलेंगे। एक मैसेज एरर 0 वार्निंग 0 वाला हो सकता है, या फिर एक एरर वाला मैसेज हो सकता है। कौन सी केस में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे? एरर 0 वार्निंग 0 जब आएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ओके, फिफ्थ वन, इफ कंपाइल प्रोसेस जनरेट्स एरर 0 मैसेज, ओके, if it generates error 0 message, we can go for running our program. You can run your program using F10. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो ये 5 स्टेप में हमने कल अपना प्रोग्राम किया था, और यहाँ पे कंफर्म हुआ कि आपका dev cpp जो है वो प्रोग्राम्स रन करने के लिए अब रेडी है। अब हमें थोड़ा सा सी के अंदर एंटर करना होगा। ओके, चलो चलते हैं, सी में चलते हैं। अब सी समझने के लिए कुछ बेसिक्स है पहले जो हमें समझने हैं। जैसे कि पहली बात है हमें समझनी है भाई कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर सेट हमें क्या क्या यूज करने हैं सी लैंग्वेज में। फिर टेक्निकली शुरू होता है सी। पहला पॉइंट हम समझेंगे कीवर्ड्स, फिर हम समझेंगे डेटा टाइप्स, फिर हम समझेंगे वेरिएबल्स। ओके, एंड देन वी विल गो फॉर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और instead of this we may go for Mr. Compiler and Mr. Executor। इन दोनों के साथ भी हमें बाद में फैमिलियर होना है। ओके, ठीक है, कल हमने ये प्रोग्राम कैसे रन करना है ये भी देखा था, और वाई सी इसका भी जवाब कल हमने ढूंढा था। समझ रहे हो? ठीक है, तो आज चलो देखते हैं ये कैरेक्टर सेट जो है ये एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट मतलब क्या है? दीज आर द कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू यूज टू राइट प्रोग्राम्स इन सी। सी में प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें जो कैरेक्टर्स यूज करने हैं दे बिलोंग टू कैरेक्टर सेट। ओके, अब कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज करने हैं? तो इस कैरेक्टर सेट में देखो, पहला सेट है अल्फाबेट्स। क्या है? अल्फाबेट्स। ओके, अब कितने अल्फाबेट्स है अपने पास? 26, बट सी लैंग्वेज में 52 कहने पड़ते हैं, क्योंकि सी में अपर केस अल्फाबेट्स एंड लोअर केस अल्फाबेट्स दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो सी कहता है कि मेरे पास स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बोथ आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। बोथ आर व्हाट? डिफरेंट कैरेक्टर्स। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी बोथ आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, वो सेम नहीं है। तो आपका सी जो है इन दोनों को अलग अलग कैरेक्टर करके कंसीडर करता है। समझ गए हो? कैसे कंसीडर करेगा? अलग अलग कैरेक्टर्स करके कंसीडर करेगा। हेंस हम सी को केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम सी को? केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो केस सेंसिटिव होने की वजह से 26 लोअर केस वाले अल्फाबेट्स हैं और 26 अपर केस वाले अल्फाबेट्स हैं। टोटल कितने हुए? 52 अल्फाबेट्स हुए। समझ गए हो? टोटल कितने हुए?
52 अल्फाबेट्स हुए। डन, ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स है। दूसरा कैरेक्टर सेट है डिजिट्स। ओके, कौन कौन से डिजिट्स है? 0 to 9, कोई भी नंबर उठा लो, 0 to 9 से ही बिलोंग करता है। ओके, तो डिजिट्स में ये कंटेन करता है 0, 1, 2 अप टू 9, ओनली 10 डिजिट्स, ओनली 10 डिजिट्स। समझ गए? कोई भी नंबर उठा लो, इट बिलोंग्स टू 0 to 9, ठीक है, राइट। और फिर तीसरा कैरेक्टर सेट है स्पेशल सिंबल्स। अब ये दोनों छोड़ के हम जो भी यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज में, एवरीथिंग बिलोंग्स टू व्हाट? स्पेशल सिंबल्स। जैसे कि अब यहां पे देखो प्रोग्राम में अपने, अदर देन अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, हमने क्या क्या यूज किया? हमने हैश यूज किया हुआ है, हमने ओपनिंग ब्रैकेट यूज किया है, हमने डॉट यूज किया है, एंगुलर ब्रैकेट यूज किया है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, डबल कोट है, राइट है कि नहीं? डबल कोट है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, सेमी कोलन है। ऑल दीज सिंबल्स गो टू व्हाट? स्पेशल सिंबल्स। समझ गए? वो कहां से बिलोंग करते हैं? सारे स्पेशल सिंबल से बिलोंग करते हैं। ओके, ऐसे कई सारे स्पेशल सिंबल्स है, से हैश है, ये ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, प्लस माइनस, डॉट, एंगुलर ब्रैकेट, सेमीकोलन एंड सो ऑन। ओके, बहुत सारे हैं। तो ये स्पेशल सिंबल्स भी हमें कई बार प्रोग्राम में यूज करने पड़ते हैं। ओके, अब ये जो 3 सेट्स हैं, ये 3 सेट यूज करके हमें अपने प्रोग्राम्स जो है वो डिफाइन करने हैं। ओके, 3 सेट। तो कितने कैरेक्टर्स है मैक्सिमम? 52 अल्फाबेट्स प्लस 10 डिजिट्स प्लस स्पेशल सिंबल में हार्डली 15 यूज करेंगे, सारे यूज होते नहीं। तो ये ऑलमोस्ट कुछ 70 कैरेक्टर्स यूज करने बस टू राइट द प्रोग्राम। 52 के साथ 62 के साथ कम फेमिलियर है, बच्चे ऊपर के 15 बस इन्हीं के साथ फेमिलियर होना है इन 3 महीनों में। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, बहुत सिंपल है, राइट। कैरेक्टर सेट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो लिखते हैं। लिखो ऑनलाइन वाले लेर बाबा नो। हाँ, और अगर कंटिन्यू करना है तो कल शायद मैंने बताया होगा आपको, ऑनलाइन वाले तुम्हें पढ़ाएगा 400 पेजेस वाली नोटबुक हमें चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, वो काफी नहीं होगी। सो गो विथ 400 पेजेस नोटबुक। ओके, एक साथ राहतं सगळं वागवायला लागत नाही आपल्याला। ओके, लिखो कैरेक्टर सेट, फर्स्ट चैप्टर लिखो बेसिक्स ऑफ सी, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर सेट। फॉलोइंग आर 3 character sets. Following are 3 character sets we will be using. Following are 3 character sets we will be using in C. और ये 3 कैरेक्टर सेट लिख लो। ये केस सेंसिटिव वगैरह हम नोट कर लेंगे नीचे, अभी बस ये कैरेक्टर सेट्स मेंशन कर लो। हो गया? ठीक है, वहां लिखो नीचे इन सी लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर्स
in C, lowercase and uppercase characters will be treated as different characters. Different characters. Hence, we call C. Case sensitive language. Hence, we call C case sensitive language. इसलिए हम C को क्या कहते हैं? केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। समझ गए? ठीक है, ओके। तो कैरेक्टर सेट क्या है समझ गए, राइट? अब देखते हैं कीवर्ड्स। अब यहां से आगे हम टेक्निकली सी में एंटर करेंगे यूजिंग कीवर्ड्स। ओके, अब ये कीवर्ड्स क्या है ये जरा समझते हैं। ओके, अब कीवर्ड्स समझने से पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं मिस्टर कंपाइलर से। ओके, अब कंपाइलर क्या करता है? बहुत ही सिंपल सा काम है कंपाइलर का। ऑनलाइन वाले समझो, आपने लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन के हिसाब से आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये चेक करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का होता है। ओके, दूसरा जो होता है एग्जीक्यूटर, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट दिखाता है। तो एग्जीक्यूटर का काम होता है शो आउटपुट टू यूजर। शो आउटपुट टू प्रोग्राम। ओके, बट जो मेन काम होता है वो कंपाइलर का होता है। आपने लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन समझ पाएगा या नहीं, ये चेक करने का काम कंपाइलर का होता है। अब कंपाइलर चेक करता है मतलब क्या करता है? तो देखो, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अपने प्रोग्राम का हर एक स्टेटमेंट जो है, हर एक स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे है देखो, ये हैश इंक्लूड ये एक स्टेटमेंट है, इंट मेन ये एक स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ ये एक स्टेटमेंट है, रिटर्न 0 ये एक स्टेटमेंट है। एवरी स्टेटमेंट रिटन इन द प्रोग्राम इज एन इंस्ट्रक्शन टू द मशीन। हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ हर एक स्टेटमेंट मशीन के लिए क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। बट वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मशीन के फॉर्मेट में होना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए? मशीन की फॉर्मेट में होना जरूरी है। ओके, जैसे कि अब देखो, मशीन जो है सोच नहीं सकता। अब उसे कोई फॉर्मेट दिया है डेवलपर ने, उसके वेंडर ने, तो वो उसी फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन लेगा। जैसे कि अगर मैंने मशीन क्रिएट करके उस मशीन को बताया है कि अगर ऐसा सिंटैक्स आया ऐड 1,2 तो ही 1 और 2 के एडिशन करके आउटपुट देना 3। ओके, ये मैंने अपने मशीन को बताया, मान लो जब मैंने उसको क्रिएट किया था। तो अब मशीन को क्या पता है? अगर 2 नंबर की एडिशन करनी है तो फिर कौन से सिंटैक्स में आनी चाहिए इंस्ट्रक्शन? इस वाले सिंटैक्स में, ऐड स्पेस 1,2। इसी फॉर्मेट में अगर इंस्ट्रक्शन आई तो ही मशीन समझ पाएगा, नहीं तो मशीन समझ नहीं पाएगा। अगर आपने ऐसा किया गलती से, ऐड 1 स्पेस 2। ओके, अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोच सकते हैं। तो मैं सोचूंगा कि अच्छा कॉमा देना था लेकिन भाई भूल गया, बट उसको एडिशन करने तो चलो 3 दे देते हैं। ये मैं सोच पाऊंगा, मशीन सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो मशीन क्या करेगा? मशीन अपने वेंडर ने या फिर उसे जिसने क्रिएट किया उसने जो इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन के साथ इस वाली इंस्ट्रक्शन को मैप करेगा। देखेगा ओके, ऐड लिखा है, पहली वैल्यू है, ओके डन, पहली वैल्यू दे दी। उसके बाद कॉमा चाहिए था, इधर कॉमा नहीं है, तो मशीन को क्लियर हो गया ये ऐड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये क्या नहीं है? ऐड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर ने कॉमा मेंशन किया ही नहीं। राइट? मशीन कांट थिंक
कि कॉमा नहीं दिया तो भी चलो ठीक है, ऐड लिखा है ना, एडिशन कर लेते हैं, शायद प्रोग्रामर को एडिशन ही करनी है, ये मशीन नहीं सोच सकता। मशीन सिंपली कहेगा भाई ये नहीं चलेगा। ओके, तो जब आप मशीन को उसके सिंटैक्स में इंस्ट्रक्शन दोगे, उसके रूल में इंस्ट्रक्शन दोगे, तभी आपका मशीन आपके इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा। क्लियर हुआ? तभी आपका मशीन क्या होगा, आपके इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा। डन, ठीक है। ओके, तो ये जो रूल्स होते हैं ना, मशीन वाले रूल्स, कि ये वाली इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन का ये रूल है, ये वाली इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन का ये रूल है, ये जो रूल्स होते हैं ये हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, नहीं तो मशीन हमारी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये प्रिंटफ वाली ये भी एक इंस्ट्रक्शन ही है। अब इसका रूल क्या है, प्रिंटफ वाला रूल, प्रिंटफ का रूल ऐसा है कि आपको लिखना होता है सब कुछ लोअर केस में पहली बार, प्रिंटफ। उसके बाद कंपलसरी क्या चाहिए, ओपनिंग ब्रैकेट, फिर कंपलसरी क्या चाहिए, ओपनिंग डबल कोट, फिर यहाँ आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है वो आपका मैसेज। अब ये मैसेज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जो चाहो दे सकते हो, बट आपका मैसेज खत्म होने के बाद जो जो ओपन किया वो सब क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। डबल कोट ओपन हुआ, डबल कोट क्लोज करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस ओपन हुआ तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, ओपन हुआ तो क्लोज करेंगे। और फिर ये सब खत्म होने के बाद एंड में क्या चाहिए, सेमीकोलन। ये प्रिंटफ वाली इंस्ट्रक्शन का रूल है। यही रूल आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे जब आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोग्राम में दोगे। आपको ये रूल्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। हर इंस्ट्रक्शन का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपका मशीन आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा। एंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। एवरी स्टेटमेंट रिटन इन द प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शन। बहुत सिंपल है, एवरी स्टेटमेंट रिटन इन द प्रोग्राम इज व्हाट, इंस्ट्रक्शन। और अब जो भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे उस हर इंस्ट्रक्शन का क्या करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। और उस रूल को मशीन की भाषा में कहा जाता है सिंटैक्स। उस रूल को क्या कहा जाएगा, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब आसान भाषा में रूल अ प्रोग्रामर हैज टू फॉलो व्हाइल राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन, उसे कहते हैं उस इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स। क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स। ऑनलाइन वाले समझते कर बनो बगा, तो हमें अब सिंपली क्या समझना है, हर इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त आपको क्या करना है, उसका रूल फॉलो करना है, मतलब उसका सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। डन, ठीक है। चलो ऊपर लिख लो, एट द टॉप ऑफ द पेज। अभी अपने नोट का पार्ट नहीं है, हमने ऐसे ही देखा क्योंकि आगे कई बार सिंटैक्स का यूज हमें करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है ये हमें बस समझना था। व्हाट इज सिंटैक्स, द रूल a programmer has to follow while writing every instruction in the program। लिखून ठेवा सिंटैक्स का मतलब। ऑनलाइन वाले ले रहे हैं, the rule programmer has to follow while writing the instruction, it's called syntax of that instruction। it's called syntax of that instruction। ठीक है, ओके। अब चलते हैं कीवर्ड के पास। ठीक है, कीवर्ड्स। अब देखो ये जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, इस हर इंस्ट्रक्शन को कुछ नाम होता है, कुछ वर्ड यूज किया होता है जो मशीन को पता होता है। जो किसको पता होता है, मशीन को। ठीक है, राइट। तो ऐसे जो वर्ड्स जो आपकी मशीन को पहले से पता है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे कंपाइलर को, ओके, कंपाइलर को। देखो ये जो हमने सिंटैक्स लिखा ना अभी, सिंटैक्स, ये आपके हर एक इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स करेक्ट है या नहीं, ये चेक करने का काम किसका है,
कंपाइलर का। ओके, अगर कंपाइलर ने आपके पूरे प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिया तो ही आपका एग्जीक्यूटर उस प्रोग्राम को रन कर पाएगा, नहीं तो एग्जीक्यूटर आपके प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? किसकी परमिशन जरूरी है? कंपाइलर की परमिशन जरूरी है। इसलिए हम कंपाइलर को बॉस कहते हैं, प्रोग्रामिंग का बॉस। ये पूरी प्रोग्रामिंग की दुनिया का राजा है कंपाइलर, ही इज द किंग। जब वो ग्रीन सिग्नल देगा उसी के बाद आपका एग्जीक्यूटर उसे रन कर पाएगा। अब वो ग्रीन सिग्नल कब देगा? जब आप सिंटैक्टिकली सारी इंस्ट्रक्शंस करेक्ट लिखोगे। ओके, ठीक है, तभी कंपाइलर आपके प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे पाएगा। अदरवाइज कंपाइलर आपको सीधे रेड सिग्नल देगा, एरर वाला। कल मैंने बताया था, दिखाया था आपको कि आगे हम 2 महीने वही देखने वाले हैं। तो ये कंपाइलर जो है ये चेक करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या फिर नहीं। ये कौन चेक करता है? कंपाइलर। इसलिए हमेशा रन करने से पहले हम कंपाइल करते हैं। कल भी यही स्टेप में किया था ना, पहले कंपाइल फिर रन। तो कंपाइलर चेक करेगा कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं। सिंटैक्टिकली करेक्ट का मतलब क्या है? जो रूल फॉलो करने होते हैं वो रूल्स आपने फॉलो किए या फिर नहीं किए, ये चेक करने का काम कंपाइलर करता है। और अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शन के रूल्स करेक्ट फॉलो किए हैं तो कंपाइलर ग्रीन सिग्नल देगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आपके प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ऑनलाइन वाले तुम्हाला दिसतंय करवा बनू बघा। चलो ठीक है, तो फैमिलियर विथ, थोड़ा बहुत फैमिलियर विथ कंपाइलर, थोड़ा बहुत फैमिलियर विथ सिंटैक्स, थोड़ा बहुत फैमिलियर विद इंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटर, डन। आगे फिर से एक बार सोचेंगे उसके बारे में। तो अब हमें समझने हैं कीवर्ड्स। अब हमें क्या करना है? वो जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखनी है ये हमें समझना है, और उसका सबसे बेसिक पॉइंट है कीवर्ड्स। ओके, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर predefined words whose meaning is already known to compiler। ओके, जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। कंपाइलर क्या है अभी क्लियर हो गया ना? कंपाइलर क्या करता है? सिंटैक्टिकली चेक करने का काम करता है। ओके, सो whose meaning is already known to compiler और you can say executor। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स प्रोग्राम में आने के बाद आपके प्रोग्राम ने क्या करना चाहिए ये आपके एग्जीक्यूटर को पहले से पता है। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि देखो, अगर मैं लिखता हूं व्हाइल, डू यू नो व्हाइल वर्ड? पाइथन किया है? किया ना फर्स्ट ईयर में? अभी कौन सा कर रहे हो? सी। तो व्हाइल तक पहुंचे कि नहीं? हाँ, तो व्हाइल जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट है, आपको पता है। मतलब व्हाइल जब आप यूज करोगे तो रिपीटेटिव एग्जीक्यूशंस होंगे। रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेम इंस्ट्रक्शन होगा। समझ रहे हो? कब? जब आप व्हाइल लिखोगे। लेकिन जब व्हाइल लिखोगे तब हमें यह नहीं बताना पड़ता कि रिपीटेटिव एग्जीक्यूट करो। उसे पता है, उसे मतलब किसे? आपके कंपाइलर को, आपके एग्जीक्यूटर को पता है व्हाइल लिखा तो बार बार एग्जीक्यूट करना है। मतलब व्हाइल क्या है ये उसे पता है। तो व्हाइल को हम कहते हैं कीवर्ड। व्हाइल को क्या कहते हैं? कीवर्ड। ओके, जैसे व्हाइल जैसे और भी कुछ कीवर्ड्स हैं। आपने ये भी यूज किया होगा, इफ या फिर इफ एल्स, राइट? या फिर आपने फॉर भी यूज किया होगा, आपने इंट वर्ड देखो यूज किया होगा, कैर वर्ड यूज किया होगा, फ्लोट वर्ड यूज किया होगा, रिटर्न वर्ड हमने ऊपर यूज किया,
राइट, ठीक है। ऑल दीज आर व्हाट, कीवर्ड्स, जिनका मतलब आपके कंपाइलर को और एग्जीक्यूटर को पहले से पता है। समझ गए हो? इसलिए इन वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्लियर हुआ? राइट। ऐसे 32 कीवर्ड्स सी ने हमें दिए हुए हैं। कितने कीवर्ड्स? 32। धीरे धीरे आगे चलेंगे, हम देखेंगे, डोंट वरी। ओके, 32 कीवर्ड्स हमें सी ने दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, इनका एक सिंपल सा रूल है, वी कांट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पज देन द गिवन वन। ओके, वो जिस पर्पज के लिए मशीन में डिफाइन किए गए हैं, हम उन्हें सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और किसी भी पर्पज के लिए हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपको लगा कि भाई चलो व्हाइल लूप है, अब उसको हटाते हैं और व्हाइल को हम इफ की जगह यूज कर देते हैं। वी कांट यूज व्हाइल एट इफ। समझ रहे हो कि नहीं? व्हाइल की तरह काम करेगा, इफ की तरह काम करेगा। डन, ठीक है। तो ये वाला बात क्लियर हो गई। वी कांट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पज देन देयर मेंशन्ड वन और देयर डिफाइंड पर्पज। ओके, देन देयर डिफाइंड पर्पज, ऐसा लिख लेते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये एक रूल है, ये एक रूल है, और तीसरा रूल, ऑल कीवर्ड्स आर डिफाइंड इन लोअर केस अल्फाबेट। सारे के सारे कैसे डिफाइन हुए हैं? लोअर केस अल्फाबेट में। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने देखो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये वाले, ये सबसे एंड में लिखना है। क्लियर हुआ? कीवर्ड समझ गए हो? चलो एक मिनट के लिए सोचो, कीवर्ड्स हमने क्या क्या देखा। कीवर्ड से पहले हमने क्या देखा? कंपाइलर, एग्जीक्यूटर और सिंटैक्स। सिंटैक्स सबसे जरूरी है। व्हाट इज सिंटैक्स? इट इज द रूल वी हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन, इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। ओके, डन, ठीक है। अब बस एक मिनट के लिए सोचो, हमने क्या क्या देखा। ऑनलाइन वाले ऐकू येते का बाबांना? बघा, हो गया? चलो लिख लेते हैं, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऑनलाइन वाले ऐकू येते का बाळांनो? जरा मेसेज करा बरं। स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? चलो ठीक है, लिखो। दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। दीज आर predefined words whose meaning is already known to the compiler. Whose meaning is already known to the compiler or executor. Whose meaning is already known to the compiler. अब ये सुन लो जरा बस, मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर का मतलब क्या होता है? मतलब वो वर्ड्स जब आपका कंपाइलर पढ़ेगा तब क्या करना है ये आपको कंपाइलर को पहले से पता है, या फिर आपका एग्जीक्यूटर प्रोग्राम रन करते वक्त जब वो वर्ड पढ़ेगा तब क्या करना है ये आपके एग्जीक्यूटर को पहले से पता है।
Hence we say whose meaning is already known to the compiler. जैसे कि while लूप आने के बाद रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन करना है, ये एग्जीक्यूटर को पता है, पहले से पता है, तो हम while को इसलिए कहते हैं क्या, कीवर्ड. ओके, ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हैं. कितने कीवर्ड्स है टोटल? 32. ओके, लिखो आगे. नेक्स्ट रूल, वी कांट यूज कीवर्ड्स. We can't use keywords for any other purpose. For any other purpose than their defined purpose. Than their defined purpose. For any other purpose than their defined purpose. Next rule. All keywords are defined in lowercase alphabets. All keywords are defined in lowercase alphabets. For example, ये लिख लो, while, if, else, for, int, थमा. टोटल ले लेगा अपन, टोटल 32. वो वाला एक लास्ट पॉइंट ऐड कर दो. C gives us total 32 keywords. C gives us total 32 keywords. हाँ, अब लिखो. फॉर एग्जाम्पल, while do I for int char float. While do while for int char float. हो गया? ठीक है, ऐसे 32 है. ओनली दीज आर नॉट द कीवर्ड्स. ऐसे और भी कई सारे हैं. ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब समझ गए. और किसी भी पर्पस के लिए हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते. उसका जो डिफाइंड पर्पस है, हमें उसी पर्पस के लिए कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा. राइट? ठीक है, ओके. ऑनलाइन वाले कळतंय का बाबा तुम्हाला? चलो ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट, आफ्टर कीवर्ड वी हैव टू सी डेटा टाइप्स. ओके, लिखो डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स. ओके, अब डेटा टाइप जो है, इनके लिए पहले हमें थोड़ी सी मेमोरी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए. मेमोरी. ओके, सी मशीन में जो मेमोरी होती है, किसी भी मशीन में मेमोरी, सबको पता है ना, मेमोरी रैम होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज, राइट? ये जो भी मेमोरीज है, ये मेमोरी हम काउंट करते हैं इन बिट्स एंड बाइट्स. बिट्स एंड बाइट्स. बिट और बाइट का क्या कनेक्शन है? हाँ, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. करेक्ट. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. समझ रहे हो? ठीक है, तो हमें इस बाइट के साथ ही थ्रू आउट द कोर्स काम करना है. बाइट के साथ हमें काम करना है. ओके, तो जो मेमोरी है, ये अमाउंट ऑफ मेमोरी हम काउंट करने हैं इन बाइट्स. हम काउंट करेंगे किसमें? इन बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स. ठीक है, जैसे कि हम मूवीज वगैरह स्टोर करते हैं, तो वो यूजुअली हम काउंट करते हैं एमबीज में. सॉन्ग्स रहेंगे तो एमबीज में, और मूवी रहेगी तो जीबी में. समझ रहे हो नहीं? तो अभी हमें अपने प्रोग्राम में जो मेमोरी चाहिए, जो ओके, वो मेमोरी हम बाइट्स में काउंट करने वाले हैं. किसमें काउंट करेंगे? बाइट्स में. ओके, अब एक सिंपल सा सवाल है, व्हाई डू वी नीड मेमोरी या फिर स्पेस? किस लिए चाहिए होती है? टू स्टोर समथिंग. करेक्ट. किस लिए चाहिए? टू स्टोर समथिंग. बिल्कुल सही. ओके, अब ये
प्रोग्राम में हमें क्या स्टोर करना है? स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, राइट? तो हमें अपने प्रोग्राम में भी कुछ स्टोर करना पड़ता है, एंड दीज आर द वैल्यूज वी फेस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो वैल्यूज हम फेस करते हैं उन्हीं को हमें अपने प्रोग्राम में स्टोर करना पड़ता है। प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है अपना? मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का अपना प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर? कि आपका जो डेली वर्क है, जो डेली ट्रांजैक्शंस है, वो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली आप मशीन यूज करके करो, जिससे वो सारा काम क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? मैन्युअली पूरी लिस्ट क्रिएट करनी है, फिर वो मार्क्स एंटर करने हैं, फिर मार्क्स के एवरेजेस फाइंड आउट करने, सब मैन्युअली करना है और मशीन यूज करके करना है। कौन सा वाला फास्ट होगा? मशीन से फास्ट होगा। ओके, अब मशीन यूज करके जब ये काम करने होते हैं तो इन कामों में जो वैल्यूज हम यूज करते हैं वो वैल्यूज हमें अपने प्रोग्राम में स्टोर करनी पड़ेंगी। वो वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी? अपने प्रोग्राम में स्टोर करनी पड़ेंगी। मान लो जैसे 2 नंबर की एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, तो हमें कितनी वैल्यूज की टोटल जरूरत है? 2 वैल्यूज की एडिशन के लिए, और एडिशन करके का आंसर भी आएगा तीसरा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो अभी चलो 2 वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ओके, वी हैव 2 इंटीजर्स। अब अगर ये एडिशन आपको करनी है तो ये 2 वैल्यूज आपको अपने प्रोग्राम में पहले स्टोर करनी पड़ेगी, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। फिर हम उसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है अपने डिस्कशन का? जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो डेली लाइफ में हम जो वैल्यूज फेस करने वाले हैं वो वैल्यूज हमें अपने प्रोग्राम में स्टोर करना जरूरी है। प्रोग्राम में वैल्यूज स्टोर करना जरूरी है। अब जब वैल्यू स्टोर करने की बात आई है तो फिर वहां मेमोरी भी पिक्चर में आएगी। ये बात समझ रहे हो? वैल्यू स्टोर, जो कुछ भी आपको मशीन में स्टोर करना है उसके लिए चाहिए स्पेस। स्पेस यानी चाहिए मेमोरी। आपको एक सॉन्ग स्टोर करना है, यू नीड मेमोरी। आपको मूवी स्टोर करनी है, यू नीड मेमोरी। आपको टेक्स्ट फाइल स्टोर करनी है, यू नीड मेमोरी। और आपको एक सिंपल सी वैल्यू अपने प्रोग्राम में स्टोर करनी है, यू नीड मेमोरी। करेक्ट। और वो मेमोरी हम किस में काउंट करते हैं? बाइट में काउंट करते हैं। समझ गए कि नहीं? वो मेमोरी किस में काउंट करते हैं? बाइट में काउंट करते हैं। क्लियर हुआ? कंक्लूजन पूरे डिस्कशन का। कंक्लूजन कहता है जब भी वैल्यूज कोई आपको स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम में, आपको मेमोरी की जरूरत होगी। आपको किसकी जरूरत होगी? मेमोरी की जरूरत होगी। बघा, पोचले का सगळे ऑनलाइन वाले पोचले का इथपर्यंत? वी नीड मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मेमोरी डू वी नीड टू स्टोर द वैल्यू? अब ये तो अपनी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, इस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको जो वैल्यू स्टोर करनी है उस वैल्यू के हिसाब से आपको मेमोरी एलोकेट करनी होगी। समझ रहे हो नहीं? जैसे कि मान लो मुझे सिर्फ एक चेयर स्टोर करनी, ये एक चेयर, हाउ मच स्पेस डू आई नीड टू स्टोर ओनली 1 चेयर? 2 by 2, 2 फीट बाई 2 फीट, इतनी स्पेस काफी है मेरे लिए। ओके, ठीक है। बट इफ आई वॉन्ट टू स्टोर 200 सच चेयर्स, हाउ मच स्पेस डू आई नीड? नहीं, अप्रोक्सीमेटली वी नीड दिस रूम, है कि नहीं? राइट, मतलब वही है, जितनी जरूरी है उतनी। चलो 400, ओके। 2 by 2 मतलब 4 स्क्वायर फीट एक चेयर के लिए चाहिए। 200 स्टोर करनी है तो 800 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक, मतलब एक एक चेयर रखी तो ठीक है, बट चेयर के ऊपर चेयर तो फिर इतने रूम में भी हो जाएगा। कंक्लूजन ये है जितना आपका डेटा है उतनी ही मेमोरी यूटिलाइज करना लॉजिकली करेक्ट है। समझ रहे हो? जितना आपका डेटा है उतनी ही मेमोरी यूटिलाइज करना लॉजिकली करेक्ट है। डन। ऑनलाइन वाले समझते कर रहे हैं? वही सेम रूल हमें अपने मशीन में भी फॉलो करना होता है।
आपको जो डेटा स्टोर करना है उसे जितनी मेमोरी की जरूरत है उतनी एलोकेट होनी चाहिए, उससे ज्यादा एलोकेट नहीं करनी है, क्योंकि मेमोरी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। 4 GB 8 GB इतनी ही मेमोरी है। रैम में जो है पूरा का पूरा कोड अपना रैम में रन हो रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज अपना प्रोग्राम यूज नहीं करता, सब कुछ प्राइमरी स्टोरेज पे चल रहा है और वो लिमिटेड मेमोरी है। 8 GB नहीं तो चलो 16 GB, उससे ज्यादा नहीं। डन, ठीक है। तो मेमोरी हमें जितनी जरूरी है उतनी ही यूटिलाइज करनी है, वेस्ट नहीं होने देनी है। इसलिए एज ए प्रोग्रामर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो डेटा सेव करना है उस डेटा को जितनी मेमोरी की जरूरत है बस उतनी ही मेमोरी आप यूटिलाइज कर लो। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से डेटा को कितनी मेमोरी जरूरी है? तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे। उन वैल्यूज के टाइप्स पहले सोचते हैं। ओके, सी को थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब ये सोचो दुनिया में कौन कौन सी वैल्यूज है, क्या लगता है आपको? चलो मैं एक बताता हूं आपको। एक है इंटीजर वैल्यू। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सी, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज ओनली। ओके, तो एक है इंटीजर वैल्यू। अब आप एक बताओ। नहीं, ये तो सी वाला होगा। रियल लाइफ में फ्रैक्शन वैल्यू, पॉइंट डेसिमल वाली। ओके, तो एक फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। और बताओ। हाँ, इर्रेशनल वैल्यू, जैसे कि √2/3। ओके, अब देखो √2/3 की कोई ना कोई वैल्यू है, √2 जो है वो भी कोई ना कोई वैल्यू है। ओके, डज इट बिलोंग टू फ्रैक्शन? Approximately it belongs to fraction. Yes, it belongs to fraction. Okay, या फिर √2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2⁻²। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ओके, 2 to the power 1/2। मतलब कौन आया बीच में? 2 आया, 1/2 आया। ओके, is 2 इंटीजर? यस। is 1 इंटीजर? यस। is 2 इंटीजर? यस। मतलब आपकी इर्रेशनल वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है? या तो इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। ओके, और कोई वैल्यू? मतलब जो बेसिक वैल्यू चाहिए वो तो अपने पास है ना, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, उसे यूज करके फिर देखेंगे क्या करना है। ऑनलाईन वाले आता तुम्ही भी पार्टिसिपेट करू शकता की रे गायबान्यांनो, मेसेज करू शकता, मला पर्सनलला मेसेज करा फक्त। क्वेश्चन जे आहे त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स पर्सनलला मेसेज करू शकता। चलो मैं एक और एक बताता हूं। स्ट्रिंग वैल्यूज, योर नेम। अगर आपने अपना नाम स्टोर करना है तो देखो इंटीजर फ्रैक्शन दोनों काम नहीं करेंगे, फिर कौन चाहिए? स्ट्रिंग्स। ओके, तो अब सोचो ये 3 वैल्यूज छोड़ के इज देयर एनी अदर वैल्यू इन द वर्ल्ड which does not belong to these 3 categories? कोई भी वैल्यू जो इन 3 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, कोई भी ले लो आप दिमाग में, एवरी वैल्यू बिलोंग टू दीज 3 कैटेगरीज। चलो तोड़ मरोड़ कर फिर वही पे आएंगे, जैसे कि आपने कहा था इर्रेशनल वैल्यू। अगर उसको हमने तोड़ा तो किधर पहुंचा सब कुछ? इंटीजर के पास। फिर आपको क्या करना है? आपको बेस अलग लिखना है, आपको पावर अलग लिखनी है। पावर के अंदर फिर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेंशन कर देना होगा आपका इर्रेशनल वैल्यू। ओके, प्रोग्राम में यही करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होता है? ये 2i+3। ओके, कहां से बिलोंग करता है बताओ? 2 इंटीजर, i क्या है? कैरेक्टर, राइट। कैरेक्टर मतलब किधर गया फिर से? स्ट्रिंग। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो स्ट्रिंग जो है इस सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम एक काम कर लेते हैं, बेसिक कैरेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से कैरेक्टर। ओके, अब जब स्ट्रिंग वाली बात आएगी तो स्ट्रिंग जो है ये होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अल्टीमेटली फिर स्ट्रिंग किधर गई? कैरेक्टर के पास। अब ये आई भी क्या है? कैरेक्टर है। व्हाट इज दिस 3?
इंटीजर। तो फिर से घूम के आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू किधर पहुंची, उन 3 बेसिक वैल्यूज के पास पहुंची। कौन सी 3 बेसिक वैल्यूज है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है और कैरेक्टर है। डन। रिची भाई साहब ने भी यही सोचा था। हु इज रिची? डेनिस रिची, पता है ना सबको? हाँ, ऑनलाईन वाले रिची साहेब आठवतात का बाबांनो? आता आला साहेब कॉम्प्युटर सायन्सला तर त्यांचा एक फोटो घरात देवाऱ्यात ठेवा, रोज त्याची पूजा करत जा। तुम्ही बी इतर रूमवर राहत असला तर एक फोटो त्यांचा लावून ठेवा कुठेतरी, रोज येता जाता सकाळ संध्याकाळ पाया पडा त्यांच्या। चलो ठीक है। तो स्ट्रिंग बिलोंग्स टू कैरेक्टर। ओके, तो अपने पास ये 3 बेसिक कैरेक्टर्स है, 3 बेसिक टाइप्स है जिनसे हर वैल्यू बिलोंग करेगी। रिची भाई साहब ने भी ये सोचा और उन्होंने भी हमें यही 3 डेटा टाइप्स दिए। कहते हैं ये 3 डेटा टाइप्स लो, आपका काम हो जाएगा, दुनिया भर का आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये 3 डेटा टाइप्स उन्होंने जो हमें दिए, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने हमें 3 कीवर्ड्स भी दिए। कीवर्ड्स अभी पता है ना, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। अब इन डेटा टाइप के लिए उन्होंने 3 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, कौन से 3 कीवर्ड्स दिए? पहला, इंटीजर के लिए कीवर्ड दिया इंट, और उन्होंने कहा इंट इज डेटा टाइप, यूज दिस डेटा टाइप व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। कैसे यूज करना है वो हमें नहीं पता, अभी बस इतना पता चल गया, क्या इंट डेटा टाइप यूज करना है टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, बस हो गया, इतना काफी है। ओके, चलो आगे। फ्रैक्शन मतलब 2.3, 5.6 ये वाली वैल्यू स्टोर करने के लिए उन्होंने कीवर्ड दिया, कौन सा? फ्लोट। कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट कीवर्ड यूज करो टू स्टोर दोज फ्रैक्शन वैल्यूज। ओके, और ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें कीवर्ड दिया कैर। कहते हैं इतना काफी है। ओके, अब यही 3 डेटा टाइप्स यूज करके हमें अपनी वैल्यूज के बारे में सोचना है, राइट? ठीक है, अब हम सोचना क्या है, देखो ये इंट फ्लोट कैर से हुआ क्या, ये भी आपको बताता हूं। तो ये जो 3 कीवर्ड्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली हमें मेमोरी एलोकेशन के लिए दिए हुए हैं। ओके, अब ये मेमोरी जो है कैसे काउंट कर रहे हैं? बाइट्स में काउंट कर रहे हैं। ओके, फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, यू नीड सम मेमोरी। सम मेमोरी मतलब यू नीड सम नंबर ऑफ बाइट्स। मान लो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 10 बाइट, 100 बाइट्स। ओके, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें जरूरी है। अब कौन सी वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स चाहिए, इसका एक एग्जांपल बताता हूं, फिर हम डिटेल में अंदर घुस के पढ़ेंगे कि भाई कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने बाइट्स की जरूरत है। ओके, लेकिन अभी ये समझो, सी इफ यू वांट टू स्टोर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7, ओके, बस ये 8 ही वैल्यूज आपको स्टोर करनी है। तो आपका 4 बिट्स में भी काम हो जाएगा। हाउ मेनी? 4 बिट्स। 1 बाइट की भी जरूरत नहीं है। कितने में काम होगा? 4 बिट्स। मान लो आपके पास 1 बाइट है, पूरा 1 बाइट, तो इस 1 बाइट को यूज करके आप कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? देखो, 1 बाइट को यूज करके आप मैक्सिमम इन वैल्यूज के साथ काम कर सकते हो। कैसे वो बाद में सोच लेंगे, अभी बस समझो। 1 बाइट है तो ये वाली वैल्यूज, राइट? क्या इतनी वैल्यूज में अपने डेली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं, ये रिची भाई साहब को भी पता था। तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़े, कहते भाई अगर 2 बाइट होंगे तो क्या होगा? ओके, तो 2 बाइट मतलब कितने बिट्स हुए? 16, राइट? तो 2 बाइट से वैल्यू क्या मिली? 2 बाइट से वैल्यू मिली अब आप मैक्सिमम अपने प्रोग्राम में ये वाली वैल्यूज यूज कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये रहा, यू कांट यूज दिस वैल्यू, वो है ही नहीं आपके पास। उसके लिए जो मेमोरी चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। आपके पास कितनी मेमोरी है? 2 बाइट्स।
2 बाइट यूज करके आप इतनी वैल्यूज यूज कर सकते हो, यहां से यहां तक मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी। तो ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है आपकी मशीन में। ओके, इज दिस रेंज सफिशिएंट फॉर अस डेली ट्रांजैक्शन? नहीं। कैन आई बाई ए कार? नो, आई कांट बाई ए कार। ट्रिची साहब और आगे गए, 3 बाइट्स नहीं होगा, 3 बाइट्स नहीं होगा। ये बाइट्स जो है अमाउंट ऑफ मेमोरी 2 की पावर में चलती रहती है, बिकॉज मशीन नोज 0 and 1 बाइनरी, तो वो चलता भी 2 की पावर में है। ओके, सो 4 बाइट्स, 4 बाइट में अब रेंज क्या रहेगी? देखो 4 बाइट मतलब कितने बिट्स हुए? 32। ओके, तो ये कुछ ये रेंज रहेगी। अब सोचो, क्या ये डेली ट्रांजैक्शन के लिए हम जैसे कॉमन पीपल को इनफ है? ओके, अंबानी वगैरह की बात होगी तो शायद ये भी इनफ नहीं होगा, बट हमारे लिए तो काफी है। तो रिची भाई साहब इधर आके रुके, कहते हैं चलो 4 बाइट जो है काफी है, 4 बाइट काफी है। तो उन्होंने क्या किया, इंट डेटा टाइप के लिए 4 बाइट्स एलोकेट करके रख दिए। प्रोग्रामर इंट यूज करेगा, 4 बाइट दे दो। समझ गए? प्रोग्रामर क्या यूज करेगा? इंट है, 4 बाइट्स दे दो। 4 बाइट कौन देगा? मेमोरी। मेमोरी के 4 बाइट्स एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप इंट यूज करते हो आपका कंपाइलर डिसाइड करता है। ओके, इंट मतलब कौन कितने चाहिए? 4 बाइट्स। और जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो आपका एग्जीक्यूटर कंपाइलर का वो डिसीजन देखता है कि कंपाइलर ने कितना बोला है, 4 बाइट। ओके, फिर एग्जीक्यूटर वॉइस के पास जाएगा, 4 बाइट एलोकेट करके ले आएगा। ऐसा होता है अंदर, बट हमारे लिए अभी कितना जरूरी है? इंट मतलब 4 बाइट्स मिलेंगे, कौन देगा वो बाद में सोच लेंगे, बट इंट का मतलब कितने मिलेंगे? 4 बाइट्स। वैसे ही फ्लोट मतलब आप फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करने वाले हो, तो आपको कितने मिलेंगे? फिर भी आपको 4 बाइट्स ही मिलेंगे। कैर मतलब एक सिंपल सा कैरेक्टर स्टोर करने वाले हो, तो इसके लिए रिची भाई साहब ने रखा हुआ है 1 बाइट। ओके, 1 बाइट मतलब 255 कैरेक्टर्स एक्सेस हो जाते हैं। कितने? 255। और अपने पास मशीन में उतने अभी कैरेक्टर्स है सी में, 255 कैरेक्टर्स। तो वो एक्सेस करने के लिए 1 बाइट जो है वो काफी है। समझ गए? अब हमें समझना ये है कि हर डेटा टाइप के लिए मेमोरी डिसाइड करने का पर्पस क्या था। रिची भाई साहब ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अमाउंट ऑफ मेमोरी भी प्रोग्रामर को ही डिसाइड करनी दो, 4 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 1 बाइट चाहिए, 10 बाइट चाहिए, जो भी है प्रोग्रामर को डिसाइड करने दो। ऐसा क्यों नहीं सोचा उन्होंने? उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको डेटा टाइप दिए और रिची भाई साहब ने कहा अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो कंपाइलर ही डिसाइड करेगा, प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करेगा। समझ रहे हो नहीं? ऐसा रिची भाई साहब ने सोचा, इसलिए उन्होंने हमें क्या दिए? डेटा टाइप्स दिए, और हर डेटा टाइप के साथ अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो फिक्स करके रख दी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, कहते हैं इंट आपको चूज क्या करना है? आपको इन डेटा टाइप्स में से एक चूज करना है। सो एज अ प्रोग्रामर व्हाट कैन आई चूज, डेटा टाइप और अमाउंट ऑफ मेमोरी? क्या चूज कर सकते हैं? डेटा टाइप चूज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ मेमोरी चूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों रखा रिची भाई साहब ने कि तुम डेटा टाइप ही चूज करो, अमाउंट ऑफ मेमोरी चूज नहीं करनी है? तो बहुत सिंपल सा रीजन है, वेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? वेस्ट ऑफ मेमोरी। क्योंकि हो सकता है ना हम लोग ऐसे वाइजली मेमोरी यूज करें हर बार, ये जरूरी नहीं है। अब जिधर हमें पता होता है कि भाई चलो ये 2 बाइट में हो सकता है, तो हम वही 100 बाइट्स एलोकेट कर देंगे और देखेंगे क्या होता है। चलो 2 की जगह 100 एलोकेट करके देखते हैं। या फिर जिधर 100 बाइट्स की जरूरत है उधर हम 10 बाइट ही देंगे और देखेंगे चलो क्या होता है। ऐसे केसेस में सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। ओके, इसलिए रिची भाई साहब ने क्या कहा, मेमोरी जो है वाइजली यूज होना जरूरी है, जितनी जरूरत है उतनी ही यूज होना जरूरी है। तो सिंपली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने का काम जो है वो प्रोग्रामर पे नहीं छोड़ेंगे, वो हम ही डिसाइड करेंगे। हम प्रोग्रामर को बताएंगे कि भाई अपने हिसाब से बस डेटा टाइप चूज कर ले।
अब डेटा टाइप चूज करते वक्त तो हमें करेक्ट डेटा टाइप ही चूज करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू अपनी स्टोर ही नहीं हो पाएगी, तो वहां पे हम मस्ती नहीं कर सकते, समझ रहे हो नहीं? तो हमें वहां कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इंटी चूज करेंगे, फिर पीछे 4 बाइट आपका मशीन देगा। यू डोंट हैव राइट टू चेंज नंबर ऑफ बाइट्स फॉर इंट। जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करनी है आप कौन सा डेटा टाइप चूज करोगे, फ्लोट डेटा टाइप चूज करोगे। फिर फ्लोट के पीछे मेमोरी कितनी मिलेगी, 4 बाइट्स। क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। व्हाट इज द रिजल्ट, वाइजली यूजिंग मेमोरी, नो एनी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। जितना जरूरी उतना ही यूज करेंगे, समझ गए? इसलिए रिची भाई साहब ने हम पे अमाउंट ऑफ मेमोरी चूज करने वाला काम नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा टाइप्स डिसाइड कर ली है कि भाई दुनिया भर में कौन सी बेसिक वैल्यूज है। 3 बेसिक वैल्यू मिली उन्हें, एक इंट मिला, एक कैर मिला, एक फ्लोट मिला। वो 3 डेटा टाइप उन्होंने डिसाइड किए, तीनों की अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड की और प्रोग्रामर से कहा, मिस्टर प्रोग्रामर यू जस्ट हैव टू डिसाइड द डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू। नाउ एज ए प्रोग्रामर हमें पता होता है कि हम कौन सी वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले करते कर रहे हैं, एज ए प्रोग्रामर हमें पता होगा ना हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम क्या चूज करेंगे, डेटा टाइप, राइट। और डेटा टाइप जब मिलेगा अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके। अब यूज कैसे करना है डेटा टाइप वो अलग बात है, अभी हमें बस पर्पज समझना था। समझ गए हम? ठीक है, डन। ये लिख लो, डेटा टाइप लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप्स लिखो। उसमें अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज वी विल यूज इन प्रोग्राम्स, according to the values we will use in programs, C has given us 4 basic data types. C has given us 4 basic data types. अब एक के नीचे एक लिखना है। लिखो पहला इंटर, इंटर, उसके आगे लिखो 4 बाइट्स और उसके आगे लिखो वी यूज इट टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, वी यूज इट टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। वी यूज इट टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। सेकेंड डेटा टाइप कैर, कैर, उसकी मेमोरी लिखो आगे 1 बाइट, 1 बाइट लिखो उसके आगे वी यूज इट टू स्टोर कैरेक्टर्स, वी यूज इट टू स्टोर कैरेक्टर्स। थर्ड वन फ्लोट, थर्ड वन फ्लोट, उसकी मेमोरी लिखो आगे 4 बाइट्स। वी यूज इट टू स्टोर फ्रैक्शन वैल्यूज, वी यूज इट टू स्टोर फ्रैक्शन वैल्यूज। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, डबल, DOUBLE, डबल, मेमोरी लिखो उसके आगे 8 बाइट्स। We use it to store big fraction values. We use it to store big fraction values. हो गया? अब लिखो एक स्टेटमेंट नीचे, एज ए प्रोग्रामर, एज ए प्रोग्रामर while storing some value in program, while storing some value in the program, comma, we have to first decide the data type of the value. We first have to decide the data type of the value. बस हो गया।
ओके, तो डेटा टाइप क्या है, क्लियर हो गया? बहुत पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन, आप जब कोई वैल्यू प्रोग्राम में स्टोर करनी है, यू नीड सम मेमोरी, बट वो मेमोरी कितनी चाहिए ये अगर प्रोग्रामर पे छोड़ देते रिची भाई साहब, तो प्रोग्रामर हो सकता है अननेसेसरी मेमोरी यूज करते हैं। मेमोरी वेस्टेज के चांसेस थे और मेमोरी शॉर्टेज के चांसेस थे। तो ये चांसेस कम करने के लिए रिची भाई साहब ने अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने का काम प्रोग्रामर पे नहीं छोड़ा, वो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया। और प्रोग्रामर को क्या डिसाइड करने के लिए कहा? डेटा टाइप। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप देन कंपाइलर विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेमोरी। समझ गए? ठीक है, इससे मेमोरी वेस्ट या शॉर्ट होने के चांसेस कम हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो होंगे। अब देखो ऐसा है कि 4 बाइट की रेंज कितनी है, समझ रहे हो ना? इतनी बड़ी रेंज ये 4 बाइट की है, तो अपनी इंटीजर वैल्यू हमेशा 4 बाइट की रहेगी। और अगर उसमें आपको सिर्फ 3 स्टोर करना है तो 4 बाइट की एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, और ये 4 बाइट की हमें जरूरत नहीं है। फिर 3 स्टोर करना है तो 1 बाइट में भी आपका काम हो सकता है। ऊपर के 3 बाइट क्या हो गए? वेस्ट ही हो गए ना, समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी बात, अगर मुझे इससे भी छोटी या फिर इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, फिर 4 बाइट भी नॉट इनफ, हमें उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन रिची भाई साहब ने दिया हुआ है। ओके, वो आगे देखेंगे। अभी हम कहाँ पे है? बस बेसिक डेटा टाइप्स हमें देखने थे, वो हमने देख लिए। चलो एक बार बस सोचो, ऑनलाईन वाले बघा, विचार करा बाळांनो, आजचं लेक्चर थांबूया आपण इथं। काही शंका असतील तर विचारा, काही शंका असतील तर विचारा।